हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर लिया कंप्लीट, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी हमने कर लिया, ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सभी चैप्टर्स हमने कर लिए। आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात ये है कि जो आपने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके बारे में पहले पढ़ा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? मीन्स इनका अदर नेम क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में कुछ इंट्रैक्शंस होती हैं। इंट्रैक्शंस टू वेज से हो सकती है। वन इज़ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस और सेकेंड इज़ वीक इंट्रैक्शंस। अब जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस वाले बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करवाते हैं? दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। जो वीक इंट्रैक्शंस होती है, वीक इंट्रैक्शन किन की वजह से होंगी? दैट इज़ वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये भी वीक इंट्रैक्शन में ही आएगा। क्लियर? कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी है आयनिक बॉन्ड की और कोवलेंट बॉन्ड की, वो ग्रेटर होती है इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल से। और जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 42 किलो जूल पर मोल से लेस, मीन्स कम होती है। वैन डर वाल फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 8 किलो जूल से कम होती है। क्लियर? सो मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल, ये वीक इंट्रैक्शंस में इन्हें हम काउंट करेंगे। क्लियर? सो जो हमारा टॉपिक है इसी को हम आगे मीन्स डिस्कस करेंगे अभी। दैट इज़ टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। कितनी टाइप्स होती है वैन डर वाल फोर्सेस, कितनी टाइप की हो सकती है? बेसिकली दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, इन विच फर्स्ट टाइप इज़ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है? एक आयन में और एक डाइपोल में जो इंटरेक्शन होगी उसे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयन की जगह पे आप कैटायन या फिर एनायन कुछ भी ले सकते हो। मैंने दोनों एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक में मैंने कैटायन लिया है और दूसरे में मैंने एनायन। क्लियर? और इसकी आपने इंट्रैक्शन करवानी है विद द डाइपोल। डाइपोल आप कह सकते हो पोलर, ठीक है ना। जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक HCl, वो पोलर होता है ना, सो उसे आप कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, क्लोरीन नेगेटिव है, HCl है, ये दोनों हैं। ये इंट्रैक्शन तो बाद में हुई है, सबसे पहले क्या हुआ होगा? जो क्लोरीन है ना, दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ इसकी इंट्रैक्शन हुई, इसके साथ इसका बॉन्ड बना, और इसे ही हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और दूसरी एग्जांपल में आप देख रहे हो कि सोडियम है। हम कहते हैं ना कि जो सोडियम Na है वो Na पॉजिटिव जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। कैसे? Na पॉजिटिव आप सेंटर पे देख रहे हो, सराउंडिंग में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? O होता है। O इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो Na पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, दोनों में इंट्रैक्शन होगी। तो दिस इज़ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इंट्रैक्शन जो है, और एक बात और, दिस इंट्रैक्शन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो 5 इंट्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ानी है यहाँ पे, उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसमें एक आयन जो है वो पोलर के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मीनिंग है? डाइपोल मीन्स पोलर, नेक्स्ट डाइपोल मीन पोलर। मीन्स आपने 2 पोलर मॉलिक्यूल्स लेने हैं, उनमें जो इंटरेक्शन होगी उसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे, और ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होती है। जैसे मैंने एक ले लिया HCl, हुआ क्या? पहले वाले मॉलिक्यूल में Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आता है वो मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है। तो दूसरा H के पास क्या है? पॉजिटिव। तो पहले वाले मॉलिक्यूल के Cl जो होगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का जो H होगा, वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस, और इस इंट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल, क्योंकि 2 डाइपोल्स में इंट्रैक्शन हो रही है। क्लियर? सो डाइपोल डाइपोल सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। थर्ड आ जाता है आयन
इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, आपको एक आयन लेना होगा और दूसरा आपको कोई मॉलिक्यूल लेना है जो कि नॉन पोलर है। होगा क्या, ये आयन उसको क्या बनाएगा, पोलर बना देगा। जब पोलर बनाएगा तो उनमें जो इंट्रैक्शन होगी दैट इज़ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अब नॉन पोलर कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लाइक आपको पता है कि H2, N2, O2, CCl4, BF3, ठीक है, ये सभी नॉन पोलर हैं। ओके जी। सो जब होगा क्या, मीन्स एग्जाम्पल देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे Br नेगेटिव जो है H पॉजिटिव। जब B आप देख सकते हो कि Br नेगेटिव जो है जब H2 के थोड़ा पास आएगा तो होगा क्या, वहाँ पे नेगेटिव को देख के जो फर्स्ट H है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करके दूसरे हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे और दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा फिर डेल्टा नेगेटिव और एक के पास क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। और जो इन दोनों में इंट्रैक्शन हो रही है दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इस Br नेगेटिव ने H2 पे देखो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर। सो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन इसे हम कहते हैं। ओके जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल मीन्स आपको कोई पोलर मॉलिक्यूल लेना है। अब ऊपर हमने आयन लिया था, अब यहाँ पे हमने पोलर लेना है, मीन्स कोई पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे नॉन पोलर को पोलर बनाएगा। ओके, पोलर लो, पोलर मैंने कौन सा ले लिया HCl, नॉन पोलर कोई भी ले लो Cl2 ले लो। तो होगा क्या, यहाँ पे HCl को देखो, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके जो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन ज़्यादा हो जाएंगे इसके पास, ठीक है, मीन्स जो काउंटिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो मैक्सिमम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो होगा क्या, जो नेक्स्ट वाला क्लोरीन जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिपल्शन होगी इन दोनों में, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट क्लोरीन के पास मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, मूव हो गए, ठीक है। तो होगा क्या, जो क्लोरीन में यहाँ पे इंट्रैक्शन देख रहे हो आप डॉटेड लाइंस, तो वो इंट्रैक्शन है इन दोनों में, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों ही नॉन पोलर लेने हैं, इसमें भी जो है इंट्रैक्शन होती है। कैसे, सपोज मेरे पास देखो इंस्टेंट डाइपोल, इसका क्या मीनिंग हुआ इंस्टेंटेनियस। कभी तो कोई ऐसा मीन्स वक्त आएगा ना जब होता होगा, कभी जब H2O के पास कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी टाइम पे होती होगी, किसी इंस्टेंट पे होती होगी, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है सभी एक साइड पे होंगे। अगर एक साइड पे होंगे, दूसरी साइड तो फिर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो होगा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गया, एक तरह से ये डाइपोल बन गया, है ना। और दूसरी साइड जब H2O आएगा इसके पास तो वो भी पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी साइड पॉजिटिव, तो इनमें जो इंट्रैक्शन होगी इसे हम कौन सी इंट्रैक्शन कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर हो गया। सो इनको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस भी, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट समरी। अगर आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको इसकी समरी जो है वो याद होनी चाहिए, दैट इज़ मस्ट। आप ये समरी लर्न करो, ठीक है। समरी क्या है कि अगर आयन पोलर इंट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन पोलर देन आयन नॉन पोलर, देन पोलर नॉन पोलर, देन नॉन पोलर मीन्स अभी जो हमने 5 टाइप्स किए हैं उन्हीं के ये रिजल्ट्स हैं। क्लियर। जैसे कि अब क्वेश्चन है कंपेयर द वैन डर वाल फोर्स इन, आपको मैंने 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए, 3 पेयर्स दे दिए। एक फर्स्ट पेयर है Cl नेगेटिव HBr, सेकेंड पेयर है मेरे पास Br नेगेटिव HH, थर्ड पेयर है मेरे पास O2O2। फर्स्ट को देखो, Cl क्या है आयोन, HBr क्या है पोलर, Br नेगेटिव क्या है आयोन, HH क्या है नॉन पोलर, O2 क्या है नॉन पोलर, O2 क्या है नॉन पोलर। तो आप देख पा रहे हो ना, समरी को देखो और इनको कंपैरिजन करो। आयन पोलर वाली जो इंट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, मीन दिस इज स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्गर। और आयन नॉन पोलर इसके बाद आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। और जो नॉन पोलर ये तो मैंने अभी बताया था कि ये तो सबसे वीक होती है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स ये वाला पेयर जो है इसमें स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल फोर्सेज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, सिमिलर है जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। HCl
नेक्स्ट पेयर है Cl नेक्स्ट पेयर है H2HBr। अब जो HCl है वो पोलर है, नेक्स्ट HCl भी पोलर है, पोलर पोलर। अभी मैंने बताया था कि जो पोलर पोलर इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन किससे, आयरन नॉन पोलर से, और ये स्ट्रॉन्गर होती हैं किससे, नॉन पोलर पोलर से। क्लियर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर, ए में वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू बी, एज़ कम्पेयर टू सी। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 4 सिलेंडर्स हैं, सभी में मैंने एक में तो लिया है F2 गैस, दूसरे में क्लोरीन गैस ली है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, और Br2 और I2 देखो इनमें इंट्रैक्शन तो होगी, और ये कैसे है, फर्स्ट में देखो F2 नॉन पोलर, सेकंड में भी नॉन पोलर, थर्ड में भी नॉन पोलर इंट्रैक्शन, फोर्थ में भी नॉन पोलर इंट्रैक्शन। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस में जो है वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है उसमें कंपेयर करना। तो इनमें जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको इंट्रैक्शन सेम लगे तो वहाँ पे हम वेट चेक करेंगे, यहाँ पे जो जिसका भी वेट ज़्यादा होगा उसकी ही वैंडरवाल फोर्सेस उसमें ज़्यादा होंगी। क्लियर। ग्रेटर इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेटर विल बी दी वैंडरवाल फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, I2। ये आप देख सकते हो। हेयर वैंडरवाल फोर्स इंट्रैक्शंस इज नॉन पोलर इन ऑल केसेस, देन वैंडरवाल फोर्स जो होगी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। क्लियर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इनको हम मतलब जो F2 है, Cl2 है, ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो Br2 ये लिक्विड होता है हमें पता है, और I2 सॉलिड होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई दीज आर गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड। द मेन रीज़न इज़ वैंडरवाल फोर्सेस। आपको कि I2 में जो है वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। सो ड्यू टू द वैंडरवाल फोर्सेस। अब नेक्स्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि जिसमें वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इंक्रीज़ होंगी, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज़ होगा, मीन्स डायरेक्टली वेरी करेगा। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बात करने जा रही हूँ नोबल गैसेस की, बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। नोबल गैसेस आपको पता है, दीज आर द नोबल गैसेस, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या है, दैट इज़ नोबल गैसेस। मुझे ये पता लगाना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। मुझे अगर ये पता चल जाए कि किस में जो वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो मैं ये पता लगा सकती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। अभी मैंने बताया अगर हीलियम होगा, नियॉन होगा, ये तो नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है, सभी में नॉन पोलर इंट्रैक्शन है, तो ये तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, रेडोन का। अगर Rn का, जिनॉन का, क्रिप्टॉन का, इनके मॉलिक्यूलर वेट्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनमें वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और अगर वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा ऑर्डर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है, वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज़ हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है। क्लियर। सो इनका आंसर क्या आ जाएगा, आपको पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट है कंपेयर द वैंडरवाल फोर्सेस फॉर। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है 6,5H12, मीन्स 3 आपको मैंने फॉर्मूलाज दे दिए। एक तो मैंने दिया N पेंटेन का, दूसरा है आइसोपेंटेन का, थर्ड है नियोपेंटेन का। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आप बताओ कि वैंडरवाल फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी। अब तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पे तो पोलर नॉन पोलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओके, नहीं देख पा रहे हो। और दूसरा हमने अभी पढ़ा कि मॉलिक्यूलर वेट देख लो, है ना, वो भी हम नहीं देख सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो सभी का ही सेम आएगा, ठीक है। तो वैंडरवाल फोर्सेस का पता कैसे चलेगा। अब थर्ड स्टेप यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, दैट इज़ सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। क्लियर हो गया। आप देख सकते हो कि जो N पेंटेन है उसमें जो सरफेस एरिया है इसका ज़्यादा है, सो N पेंटेन की में वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है जी। सो ऑल आर नॉन पोलर, हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, सभी का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया इम्प्लाइज वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजिंग। सो N पेंटेन आप देख रहे हो कि लाइन में है, उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी की वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। सो N की ग्रेटर देन आइसो ग्रेटर देन नियो,
बॉइलिंग पॉइंट भी जो है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसी का क्या होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा दैट इज़ उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर। सो मोर ब्रांचिंग सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ HCl, HBr, HI, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, तो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ और मींस वैन डर वाल फोर्स बताओ किसमें ज़्यादा है, होना तो यही चाहिए HI जो है, ठीक है ना, HI, HBr, HCl, ये करेक्ट है, दिस इज़ ऑल ओवर करेक्ट। ओके, मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। HI का वेट ज़्यादा है तो बस इसमें वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा आएंगी। लेकिन अगर हम इसमें HF को इंक्लूड कर दें, ये देखो हमने HF को इंक्लूड कर दिया, तो क्या हम इस ऑर्डर को ऐसे लिखेंगे, नेवर, ये ऑर्डर जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर जो है दैट इज़ दिस इज़ द करेक्ट। बाकी तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, HI, HBr, HCl को चेंज नहीं करना, जो HF है उसको हटा के आप HI के आगे लगा दोगे, HI के। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो HF है इसमें H बॉन्डिंग होती है, और जो H बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है वैन डर वाल फोर्सेस से। क्लियर, क्योंकि उसको ओवरकम करती है, तो इसका नंबर जो है HF का फर्स्ट आएगा। बाकी जो पैटर्न है उसको आप चेंज नहीं करोगे, वो एज इट इज़ आएगा। इस क्वेश्चन में ऑर्डर्स जो है बॉइलिंग पॉइंट, वैन डर वाल फोर्सेस, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो अब आप ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड वैन डर वाल फोर्सेस। अगर एक और बात की जाए H2O, H2S, H2SC, H2TE, तो इनमें भी यही ऑर्डर गलत है। H2O लेसर दिखा रहा है आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हमने चलना है, ठीक है, बट H2O जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा रहेंगी। H2O में H बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ओके, सो H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट हेयर विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन द वैन डर वाल फोर्सेस। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हमारे पास, ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं, मीन्स मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मेटल कौन कौन सा ले सकते हो आप, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल मीन्स इन मेटल्स के साथ आपको क्या करना है, हेलाइड्स लगाने हैं। नॉन मेटल ओनली आपने हेलाइड ही लेना है। क्लियर। वैन डर वाल फोर्सेस, यहाँ पे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अगर आपके पास ऐसे कुछ कंपाउंड्स हो जाएंगे जो मेटल नॉन मेटल से बने हैं, तो उनमें आपने वैन डर वाल फोर्सेस कैसे चेक करनी है। वैन डर वाल फोर्सेस आप चेक करोगे, बॉन्ड पोलैरिटी देखनी होगी आपको कि किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी किस में ज़्यादा है। और बॉन्ड पोलैरिटी कैसे देखी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले, कुछ क्वेश्चन को देखने से पहले कॉन्सेप्ट नोट करो कि ऑल मेटल हैलाइड्स आर कोवलेंट। जितनी भी मेटल हैलाइड्स होती हैं वो कोवलेंट इन नेचर होती हैं, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ठीक है ना। आप नीचे देख रहे हो ना, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेरियम दैट इज बेरिलियम ब्रोमाइड। तो ये क्या है, ये सभी कोवलेंट है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक्सेप्ट फ्लोराइड्स जैसे लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये सभी आयोनिक हैं, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम। लेकिन एक इसमें फ्लोराइड होता है जो कोवलेंट होता है, दैट इज़ बेरिलियम फ्लोराइड। ये नोट करने वाली बातें होती हैं, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड जो है वो कोवलेंट इन नेचर। सो अगर हमारे पास अब कुछ कंपाउंड्स आ गए, कैसे कंपाउंड जो मेटल नॉन मेटल से बने हैं, उनकी वैन डर वाल फोर्सेस हम कैसे चेक करेंगे, दिस इज़ द फॉर्मूलास, these are the main orders, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ मेटल हैलाइड्स आर, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो, ठीक है ना, दैट इज़ इसकी जो वैन डर वाल फोर्सेस है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम आयोडाइड। रीज़न, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो भी बहुत है, ठीक है। एल्यूमिनियम और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी बहुत है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इसमें वैन डर वाल फोर्सेस क्या होगी, ज़्यादा। और आपने वहाँ पे एल्यूमिनियम आयोडाइड को नहीं चूज़ करना कि इसका वेट ज़्यादा है, मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया है कि मेटल हैलाइड्स के केस में आपने पोलैरिटी को चेक करना है। क्लियर हो गया जी। सो सिमिलरली अब सभी है, दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रेटर देन मैग्नीशियम आयोडाइड। लेकिन थर्ड में आप देख रहे हो फ्लोराइड ऐड हो गया। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो बेरिलियम फ्लोराइड है वो कोवलेंट होता है,
तो इसको हम ले सकते हैं, लेकिन बाकी को जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम, इनको नहीं ले सकते, वो आयनिक होते हैं। हमने सिर्फ कोवलेंट, और इनका नेचर भी कोवलेंट होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है ना। हमने चैप्टर अभी अभी किया था ना केमिकल बॉन्डिंग वाला, वहाँ पे मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स के बारे में। तो ये आपको वैसे भी लर्न करना है कि जो मेटल हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर होती है, कोवलेंसी पूछी जा सकती है। क्लियर। सो नेक्स्ट है आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कंपेयर करना है इनके, मींस आपको वैलेंस, जहाँ पे फोर्सेस जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। जैसे ही वैंडरवाल फोर्सेस जिसमें ज़्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सबसे पहला देखो क्लोरीन का जब ब्रोमीन का, ऑब्वियसली ब्रोमीन में वैंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होगी, ड्यू टू द रीज़न क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट आपको 2 पेयर्स दिए हैं, एक तो O2 नेगेटिव का पेयर दिया है और दूसरा H2O का। O2 नेगेटिव क्या है, दैट इज़ आयोन है, और दूसरा डाइपोल है। और दूसरा पेयर क्या है, एक आयोन है और दूसरा नॉन पोलर है। मैंने बताया था कि जो आयन डाइपोल का पेयर होता है उसकी जो है वैंडरवाल फोर्सेस उसमें क्या होती हैं, ज़्यादा, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में आपको बताना है, इसमें कौन होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी बताया मैंने मेटल हैलाइड्स का केस, ठीक है। हीलियम और आर्गोन, अगर आपके पास हीलियम और आर्गोन के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें वैंडरवाल फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी, आर्गोन में। रीज़न क्या आएगा इसका, दैट इज़ वेट, वेट जिसका ज़्यादा उसी का वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा। बेरिलियम क्लोराइड एंड बेरिलियम ब्रोमाइड, ये भी ठीक है, अभी बताया मेटल हैलाइड्स, इसका रीज़न आ जाएगा मेटल हैलाइड्स। H2 और N2 में ज़्यादा होंगी वैंडरवाल वेट के हिसाब से, ठीक है। HCl, HBr, HF, ये तो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताए थे, वही ऑर्डर से क्वेश्चन है। HF देन HBr देन HCl। ये Br और Cl को कैसे चूज़ किया गया, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। HF को क्यों आगे रखा गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में करवाया था केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था, ठीक है। अभी मैं दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करूँगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वैंडरवाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर हो गया। सो ये सारा प्रोसेस भी मैंने वहाँ पे आपको कुछ ऐसी डायग्राम बना के भी दिखाया था। क्लियर। सो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, देखो, द थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई बॉडी है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स वहाँ से मूव कर रहे हैं, मोशन में जा रहे हैं, तो उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी उसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयरफॉर इज कॉल्ड, जो मूवमेंट होती है उसके एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, उस मूवमेंट को हम थर्मल मोशन कहते हैं। एंड कीप्स द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे कोई फूड है, ठीक है, अभी अभी गर्म है वो फूड, वहाँ से क्या होगा, जब कोई फूड बनता है वो गर्म होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड से वो सराउंडिंग में फैलना शुरू करते हैं, ठीक है। जब वो फैलेंगे तो होगा क्या वहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल मीन्स वहाँ पे जो फूड था, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर आपने नीचे से इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हुई। अगर काइनेटिक इंक्रीज़ हुई तो उनका जो मोशन है वो इंक्रीज़ हो गया, मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो थे वो अपार्ट जाना शुरू हो गए एक दूसरे से। क्लियर। तो मीन्स जो थर्मल एनर्जी है, अगर किसी सिस्टम के पास थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर जो है मीन्स डायरेक्टली वेरी करते हैं। क्लियर। अब जो मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्टिंग में पढ़ाया, थर्मल एनर्जी पढ़ाया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करेगा, थर्मल एनर्जी जो होगी वो उसके उल्ट जो है मीन्स प्रोसेस जो करेगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, जब टू एटम्स में जो इंट्रैक्शन होती है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। थर्मल एनर्जी में क्या होता है, टू एटम्स जो होंगे ना वो फार अपार्ट, मीन्स वो दोनों एक दूसरे से मूव अवे, ठीक है ना, दोनों क्या करेंगे, मूव अवे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, अपार्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है थर्मल एनर्जी। अब गैसेस है, गैसेस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, क्योंकि वो दूर जा रहे होते हैं तो अट्रैक्शन तो उनमें होती नहीं है ना, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पे वीक होते हैं, और तो दूर जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, हाईएस्ट।
तो गैस से लिक्विड जा रहे हो और लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉलिड की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज होगी और थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर आप गैस की तरफ मूव कर रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, वहाँ पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। यही जो मेन आपको डाटा इसमें याद रखना है। क्लियर? सो नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट इनको फाइंड करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने इनके आंसर्स देने हैं। क्लियर? सो दैट आपको जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो क्या है, एंड फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपका, एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंट्रैक्शन के बेस्ड पे। ये आपके सिलेबस में है ना, तो ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मल एनर्जी इज करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था कि थर्मल एनर्जी जो है वो मेजर करती है किसी सिस्टम का अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसके एटम्स मॉलिक्यूल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं बहुत स्पीड से, तो दैट मीन वहाँ पे थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्टैंड टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर। ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो मॉलिक्यूल्स को टुगेदर करती है, और जो थर्मल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट मीन्स उनको क्या करती है, दूर जाने में हेल्प करती है। Three states of matter are the result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecule। बिल्कुल ये भी सही है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और थर्मल एनर्जी हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और वो बैलेंस करते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को। क्लियर? सो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि अगर हम गैस की तरफ, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस की तरफ मूव करते हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी पढ़ाया ये सॉलिड लिक्विड गैस। और अगर आप सॉलिड का देखो, कहते हैं सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल सही है। तो दोनों जो है ऑर्डर्स बिल्कुल सही दिए इन्होंने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तो आपने ये होमवर्क अपना करके जो है कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि मैम समझ आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।